नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। बात करेंगे आज वक्फ पे। वक्फ जो भारत में सबसे बड़ा लैंड जिहादी। आपको आदत होगी कि भारत में तीसरे नंबर के सबसे जमीनों के मालिक जी नहीं, सेना, रेलवे, इसके बाद ये जो तीसरे नंबर वाला मालिकाना हक है, ये मालिकाना हक नहीं है, ये लैंड जिहाद है, अवैध कब्जा है। एक पूरा का पूरा मुल्क पाकिस्तान ले लेने के बाद वो तो वक्फ की ही जमीन है। और दोस्तों, मैं जानबूझ के वक्फ को हैदराबाद वाले के स्टाइल में वक़फ़ बोलता हूं। तो ये तुमने पाकिस्तान वक़फ़ ले लिया, बस एक वक़फ़ से तुमने एक और छोटा अंडा बांग्लादेश पैदा कर लिया। उसके बाद अब तुम भारत में केवल और केवल लैंड जिहादी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। भला हो कांग्रेस सरकार का, जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, जन्माया भी उसने ही तुम्हें, वरना तुमने वक़फ़ ले लिया था, फिर एक पार्ट सरजमीन पर तुम्हारा हक बनता था, लेकिन नहीं। यही वो उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्थ इंडिया का मुस्लिम जिसने जिना के मुस्लिम लीग को भर भर के वोट दिया, कांग्रेस को हराया आजादी के पहले के इलेक्शन में। लेकिन जब वक़फ़ लैंड पाकिस्तान लिया तो गए नहीं, रह गए यहीं, क्योंकि उन्हें हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब के उस 2.5 मोर्चे के आधे मोर्चे का अस्तित्व कायम रखना था। और शायद इसीलिए हमारी जबान कई बार ये कहती है कि यहां तो शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, राज्य राज्य, एक एक पाकिस्तान है। कितने पाकिस्तान? जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो सीमा उस पार वाले पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तानी जहनियत की। क्योंकि तुमने जब पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया जिन्ना को, तो तुम जहनी रूप से, और प्रधानमंत्री मन की बात जो कहते हैं, तो मन से तुम पाकिस्तान जा चुके हो। उसके बाद भी तुम ये कहते हो कि हम भारत पर एहसान कर रहे हैं, हम गए नहीं। क्यों नहीं गए? किसने तुम्हें रोका था? बहरहाल हम ना तो नेहरू को कोसेंगे, ना गांधी को कोसेंगे, और ना ही कांग्रेस को कोसेंगे, क्योंकि उसको जो करना था वो कर दिया। लेकिन हाँ, आज मौजूदा दौर में हम जरूर बात करेंगे, जब इस सरकार ने सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड का खतना करने की तैयारी कर ली है। खतना बड़ा प्यारा रस्म है, कांट छांट। हालांकि हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी कहते हैं खत्म कर दो इसको, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। रास्ता उस तरफ चल पड़ा है, और रास्ता इसलिए चल पड़ा है कि जब 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जेपीसी कमेटी के सामने ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम मौजूद 78% जमीन सरकारी है, जिस पर वक्फ ने अवैध कब्जा किया है। 78% खतने की तैयारी है, और ये योगी हैं 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो नजीर कायम कर देंगे जिस पर भारत के बाकी राज्यों को चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जेपीसी अमेंडमेंट बिल संभवतः, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने है, हम लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये नहीं बता सकते कि बिल आज पेश होगा कि नहीं। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि इस सत्र में बिल पेश होगा, हो सकता है आज भी, क्योंकि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में यह बिल पास हो गया है। बहुत सारे लोगों को, आदित्य आपका स्वागत है। आदित्य हमारे साथ हैं, एक युवा चेहरे प्रारब्ध के इस मंच के, मैडमैन रिएक्ट्स के नाम से इनका बड़ा शानदार चैनल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, अभी आप सुनेंगे इन्हें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य। आज हम बातचीत की शैली में करेंगे, हम एक दूसरे का इंटरव्यू नहीं लेंगे। हालांकि आपने ये कोशिश की थी कि आज वीडियो मैं शुरू करूंगा, लेकिन उसके बाद वीडियो हम ही शुरू करते हैं, ये बातचीत की शैली है। आदित्य, बहुत सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रवादियों में ही ये सवाल उठाया, उनकी चिंताएं थी, चिंताएं वाजिब हैं, कि साहब बिल टेबल किया और तुरंत उसको जेपीसी भेज दिया। मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार डर गई। अच्छा है, अपने लोग सवाल उठाते हैं तो सवाल हल होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जेपीसी के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पार्लियामेंट्री जो वर्किंग तरीका है पार्लियामेंट के काम करने का, जेपीसी हमेशा एक छोटी नन्ही संसद होती है, बिल्कुल उसी तरह। और यही वजह थी कि जितना कुछ चर्चा जेपीसी में टेबल होने के बाद हाउस में होता, वो जेपीसी में हुआ।
अमेंडमेंट बिल पे, वहां पास भी हुआ। अब इसको बड़ी संसद यानी जेपीसी के बड़े अवतार, जहां से चाहे वो अपर हाउस हो चाहे लोकसभा हो, वहीं के मेंबर जेपीसी में है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस पर एक टेक्निकल कोई दांव पे छोड़ना नहीं होता है, जिस पर बहुत ज्यादा बहसा बसी गर्मा गर्मी की उम्मीद होती है, जिसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला, और तब जबकि आपके पास एक ऐसा विपक्ष है जिसका एक स्वघोषित नेता है जो कहता है मोदी संविधान बदल देंगे, जो कहता है कि मोदी आरक्षण छीन लेंगे, इस तरह के मुसलमानों का सब मतलब कब्र से निकाल के उनको फेंक दिया जाएगा, इस तरह के अफवाहें और ऐसे ऐसे बतौलाबाजी होती है। तो ऐसे में जेपीसी में चीजों को भेज देने की रवायत रही है। दो तरीका होता है जेपीसी में भेजने की, एक तो विपक्ष खुद मांग करे कि नहीं नहीं इसको जेपीसी में आप भेज दीजिए। यहां विपक्ष को सरकार ने मौका ही नहीं दिया, बोला कुछ नहीं, ये लो भैया, किरण रिजिजू जी ने पेश किया और कहा चलो जेपीसी। जगदम्बिका पाल साहब चेयरमैन को सबको भर भर के रिप्रेजेंटेशन दिया जेपीसी में, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, वाह ओवैसी तुम भी आओ, कर लो वहां पर बात। गिलास भी फूटे, मुक्कालात भी हुआ, सब कुछ हुआ। कल्याण बनर्जी ने क्या किया, एक अराजक गुंडा सांसद, संसद वाला गुंडा, मैं साफ तौर पर कहूंगा गुंडा ही करोगे तो तुम्हें माननीय थोड़ी कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम राष्ट्रवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि जेपीसी एक बहुत स्मार्ट तरीका है, और अब जब जेपीसी से बिल पास होके आ गया है, तो अब जब हाउस में टेबल होगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि वापस ले जाओ, नहीं। और जेपीसी में पास हो जाना ये बताता है कि वह बिल अब हाउस में भी पास हो जाएगा। वैसे भी इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले टर्म में 14 से 19, 19 से 24 वाले में राज्यसभा में जब बहुमत नहीं होता था तब भी धाड़ धाड़ करके बिल पास हुए। आप ये बताइए, क्या आपको अभी भी शुभा है? और जरा ये भी बताइए कि क्या मैं जो कह रहा हूं कि स्मार्ट तरीका था जेपीसी में भेजने का, वही सही है कि जिस समय रिजिजू साहब ने इसको पेश किया तो कुछ और भी मामले थे? जरा बताइएगा, एक यंगस्टर क्या सोचता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते और जय श्री राम। सर 8 अगस्त 2024 को जब हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जब वो फ्लोर करते हैं, पिच करते हैं आपका जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है कि भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए, लगभग 2 घंटे चर्चा चलती है और खुद ही, जैसा आपने भी उल्लेख किया, कि खुद ही इस बिल को जेपीसी की तरफ रेफर कर दिया जाता है। और यही चीज देख के कई एक्सपर्ट्स कई टीवी चैनल से बैठ के कहते हैं कि भाई ऐसा तो यूजुअली नहीं देखा जाता कि जो लेके आए हैं बिल का प्रस्ताव वही उस बिल को जेपीसी में डाल दें बिना हो हल्ला हुए। तो इस पे कई लोगों ने ऐसा भूमिका बनाई कि जो हमारी सरकार थी, भारत सरकार जो है बीजेपी, उसको आइडिया लग गया था कि देश में काफी कुछ हो सकता है। आईबी की कुछ रिपोर्ट्स आ गई थी लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास। आप लोग को ध्यान होगा, सभी दर्शकों को भी, कि उसी समय बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उसका कू कह लें या आउस्टिंग कह लें या जो तख्ता पलट हुआ था वो कराया गया था। और जो बांग्लादेश का माहौल था, मौका ढूंढते ही जो हिंदुओं पे हमले स्टार्ट हो गए थे, जिस तरीके का माहौल बना दिया गया था वहां पे, और रेडिकलाइजेशन वहां पे जो बढ़ चुका है आज की तारीख में, उस समय से ही उसके जो चरित्र था, चेहरा था, वो साफ हो चुका था कि भाई बहुत कुछ होने वाला है उस देश में। अब ऐसे में कई लोग कह रहे थे कि नेबर आपका इतना डिस्टर्ब है और उस समय अगर आप इस तरीके का एक बिल लाएंगे जिससे कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो अवनीश सर ने उल्लेख किया कि मिनी पाकिस्तानी, जो मिनी पाकिस्तान बना के बैठे हुए हैं, उस पर सर मेरे को एक बात और कहनी थी। जैसे आपने बताया कि उस समय जब पार्टीशन के समय लोगों ने वोट डाला पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के लिए, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन खुद ही रुक गए। तो उस समय एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, मैंने भी हाल ही में पढ़ा है किताब में, कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो उनका प्लान यही था कि धीरे धीरे यहाँ पे भी ग्रो करेंगे। एक बार जहां दोबारा 20-25% आबादी हुई, उसके बाद सरकारों को, तंत्रों को और समाज को कैसे अपने घुटनों पे लाना है, वो तो इन लोग को महारत हासिल है जब से इनका उदय हुआ तब से। तो इन लोगों ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। जो पार्टीशन हुआ था उस समय भी इसीलिए हुआ था कि भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है और हम लोग अब भाई आपके साथ को एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। वो तो एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता कि कैसे सेक्युलरिज्म की चादर हमें उड़ा के रखी गई है और किस तरफ हम, किस डेंजरस तरफ हम जा रहे हैं। मगर अब मैं वापस लौटता हूँ जेपीसी में। तो जब ये डिस्कशन हुआ कि भाई बिल फ्लोट करा के वापस जेपीसी में डाल दिया गया है, तो जो व्यक्ति, जो हमारे जैसे युवा थे, जो नेशनलिस्ट थे और कितने लोग और भी थे जो कब से वेट कर रहे थे 2019 से स्पेशली, कि भाई अब ये इस तरीके के जो बिल्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हुआ चाहे वकफ हुआ, इस तरीके के जो बिल्स, जो एक्ट्स हैं, वो तो एक्ट्स हैं, इनको ला के अबॉलिश किया जाए। जो अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के लिए जो कांग्रेस ने जिस तरीके से, खानग्रेस, मैं तो खानग्रेस ही कहता हूँ यूजुअली, इन लोगों ने जो
कराया है, जो एक्ट्स लाए हैं और हिंदुओं को जो नीचा दिखाया गया उनके ही देश में, जो हमें 8 दर्जे का नागरिक या 10वीं दर्जे का नागरिक जो भी कहना चाहें आप, उस तरीके से फील कराने के लिए जो एक्ट्स लाए, इनको एक बार में क्यों नहीं स्लैश आउट किया जाता है। और मेरे जैसा युवा ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई अभी भाजपा सरकार जस्ट आई है तो वो समझ ही रही है चीजें, टटोल रही है, क्योंकि ये लोग 1999 से 2004 में पावर में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भले ही अलायंस की थी लेकिन फिर भी सरकार तो चली रही थी, इनको पता था कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्यों टाइम बाय किया जा रहा था। अगेन ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, बट फिर भी 19 से 24 तो सबको उम्मीद थी कि भाई अब ये आना ही चाहिए। जब 24 में जाके अगस्त 8 तारीख को जब सुनते हैं कि ये आ रहा है तो इतने सब काफी खुश थे लोग और सब चाहते थे कि भाई ठीक है अब एक एक करके फायरिंग स्टार्ट होगी, मगर उसको जेपीसी में भेजना, तब ये डर कहीं ना कहीं मतलब सीमेंटेड हो जाता है कि हाँ ऐसा है कि इस देश के अंदर कई लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो सरकार को झुका देंगे। जब हमने फार्म लॉज पे देखा था उस समय भी जब वापस लिए थे आपने जो बिल्स मोदी जी ने वापस लिए थे, सार्वजनिक रूप से आके माफी भी मांगी थी कि शायद मैं समझा नहीं पाया लोगों को, तो हमारे देश का सबसे बड़ा लीडर और इनफैक्ट अगर विश्व में भी देखें तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है, इतने बड़े स्टैचर का लीडर अगर पीछे हट रहा है तो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उसको भी झुका देती हैं या उसको भी पीछे हटने मजबूर कर देती हैं। तो वही सेम दोबारा दिमाग में मेरे आया, मेरे और जो भी युवा नेशनलिस्ट होंगे, कि आज लगता है अब हम लोग लगता है काफी लेट ऑलरेडी हो चुके हैं इस तरीके के जो हम पे अन्याय हुए हैं उसको करेक्ट करने के लिए। अब शायद हम लोग को मिडिल ग्राउंड पे ही बैठना पड़ेगा और इनकी बात को सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हर चीज जैसे कहते हैं कि उस पार रोशनी जरूर होती है। ट्रंप की सरकार उधर आती है यूएसए में, और अब जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जो मुझे लगता है जो दिख रहा है मोदी जी को, अब इसलिए ये लोग समय बिल्कुल भी गवाए बिना तुरंत ही जेपीसी कंपाइल करती है रिपोर्ट, और 25 अमेंडमेंट जो सुनने में आता है, 25 अमेंडमेंट के साथ इसको जगदम्बिका पाल जी जो हैं वो आज सुनने में आ रहा था पहले हमें कि आज वो ओम बिरला जी को देंगे और उसके बाद इस पर चर्चा होगी, बिल से फिर ये एक्ट बनेगा। बीजेपी ने रेडी कर लिए हैं, मेजोरिटी मार्क जो उनको चाहिए, मगर आज अभी जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हो सकता है हमारी बातचीत के दौरान ही ये फ्लोर करा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी की भी स्ट्रेटेजी बड़ी तगड़ी है, वो लोग भी बहुत सोच समझ के स्टेप लेते हैं। जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा उठाया था, इस पर कई लोगों ने ये बात राय रखी थी कि बीजेपी बार बार स्टेप बाय स्टेप चढ़ के देख रही है कि क्या क्या कहाँ कहाँ हो सकता है, ताकि उन जो थ्रेट्स है उनको एलिमिनेट किया जा सके या उनको सबसाइड किया जा सके, और उसके बाद बैक टू बैक बिल्स आएंगे। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और अभी भी क्योंकि बिल अभी तक वो आया नहीं है, फ्लोट हुआ नहीं, एक्ट बना नहीं है, तो इसीलिए वो एंजाइटी है मन में कि भाई क्या हो रहा है, क्यों उसको डिले किया जा रहा है। आज तो एकदम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही मुझे दिख रहा है कि आज तो आ जाना चाहिए था वो बिल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर संसदीय कामकाज का जो एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, अब देखिए होगा क्या, जेपीसी में चला गया था, मैंने आपको पहले ही कहा कि जेपीसी छोटी संसद होती है, तो एक तो सरकार ने वहां नाप लिया कि कितने इसके टेक्निकल लोग जो हैं टेक्निकल ग्राउंड पर इसका विरोध कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो वक़्फ़ वाला बैरिस्टर वो मौजूद है। हालांकि अब वो तबर्रे और नवाख्वानी मरसिया मुहर्रम वाला पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि हमारे जो नोट्स थे उस नोट्स को काट दिया गया। बहरहाल, लेकिन हकीकत ये तो है कि वहां पास हो गया। अब भाई एक क्यारी में अगर पौधा उग गया बीज, तो इसका मतलब उसको खेत में ट्रांसफर किया जाना है। बस यही है तरीका जेपीसी में भेजने का, और यही वजह है कि जेपीसी में खुद सरकार ने भेज दिया, जिसपे कि विपक्ष वाले भी हक्के बक्के हो गए थे और समर्थक निराश हो गए थे, जैसा कि आपने बात कही। तो अब ये साफ है कि बिल आने को तैयार है, अमेंडमेंट आने को तैयार है। उसका जो प्रोसीजर होता है कि अब उसको लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, क्योंकि वही मालिक होते हैं, यानी जेपीसी के चेयरमैन उसको जगदम्बिका पाल साहब सौंपेंगे। सौंपने के बाद अब वह बिल लिस्ट होता है कि नहीं होता है, ये सरकार का काम है। पेश कराना है कि नहीं कराना है, ये सरकार का काम है। बिल पेश होगा, यानी जेपीसी की पहले रिपोर्ट पेश होगी, उस रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग नहीं होनी है, वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है। यही वो स्मार्ट तरीका है जिसको हम आपको समझने की जरूरत है। अब होगा क्या, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी जो कि ऑलरेडी पास्ड है जेपीसी से वक्त पे, उसके आधार पर फिर जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट बिल मूव करेगा। बिल जब मूव करेगा तो वो लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद उस पर पहले चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद उस पर वोटिंग होगी। ये एक तरीका है। तो हो सकता है कि आज केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास जेपीसी रिपोर्ट सौंप दे, हो सकता है आज ही उसको कल के लिए नोटिफाई कर दें लोकसभा अध्यक्ष, और उसको पढ़ लिया जाए,
पढ़ने के बाद होगा क्या? अभी तक जितने जेपीसी में हैं उन्हीं को पता है कि वो इस रिपोर्ट में क्या है, संशोधन क्या है, कितने प्रस्ताव हैं, कितने अमेंडमेंट्स हैं। अब वो सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को फ्लोट कर दिया जाएगा, एक-एक कॉपी मिल जाएगी। फिर अमेंडमेंट बिल लेके वापस आएगी सरकार, एक ड्राफ्ट, और उसके बाद उस पर पहले बहस होगी। बहस की जरूरत वैसे भी मुझे नहीं लगता है होनी है, क्योंकि अपनी हार तय मानकर विपक्ष पहले ही वॉकआउट कर चुका है। इसलिए इन तकनीकी चीजों को समझ लीजिए। उसी के साथ आपने जो आदित्य कहा ना, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हाउस में कुछ भी कर लेना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सड़क पे देखना। जबकि आपके पास एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम है जो बांग्लादेश दोहराने की बात करता है। राहुल गांधी है, वो एक क्या कहता है कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, बस माचिस लगाने की देरी है। तो वो तो चाहता है कि जिहादी मानसिकता की भीड़ सड़क पर उतर जाए, उसको कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम वो प्रॉपर पॉलिटिकल लीडरशिप दे। वैसे भी राहुल गांधी अपने सो कॉल्ड इंडी अलायंस के साथियों से अलग होकर रजिया और अब्दुल को पटाने निकले हैं पैन इंडिया। वो आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल का साथ छोड़ा, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे। कुल मिला के मुसलमान वोटों को वो वापस लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आपने बात की, जरा सा ये बताइएगा कि इससे बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या होगा कि इंडी अलायंस जिसको मोदी के सामने खड़ा किया गया था वो खत्म है। भाईजान के हौसले टूटे हुए हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में मजा नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को लोकसभा में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कि उनका डीप स्टेट, उनका मालिक असली अब उनको एजेंडे नहीं दे रहा है कि वो हाउस में हंगामा क्रिएट कर सकें। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये 10 सालों में पहली बार है कि जब कांग्रेस ने उधम नहीं किया, क्योंकि बाहर वाले मालिक खुद बेरोजगार हैं। तो मालिक बेरोजगार हो गया तो नौकर कैसे नहीं बेरोजगार होगा? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू हिट? इस पे सर दो थॉट प्रोसेस है मेरे। पहली बात तो एकदम सही बात है कि ये मोस्ट कंड्यूसिव टाइम है और बेस्ट टाइम है हिट करने का, और भाजपा ने हिट किया भी है। लेकिन क्या इंटरनली अगर हम देखें, क्योंकि पॉलिटिकल जो रिवेलियन है वो एक एस्पेक्ट है, वो तो कवर फायर प्रोवाइड करते हैं। जो ग्राउंड का जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर डिसमेंटलिंग होते हुए या इसके रिगार्डिंग हमें तो कुछ आज तक पता चला नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं वो डेमोग्राफी चेंज हो या जो प्रोटोकॉल्स जो इनको कंट्रोल बढ़ते जा रहा है वो तो बढ़ते हुए ही दिख रहा है। तो मैं इस पे दो एस्पेक्ट पे सोच रहा हूँ। बेस्ट टाइम तो और पहले था, बट ठीक है, जिस दिन होता है उसी दिन को हम बेस्ट टाइम मान सकते हैं। तो आज बेस्ट टाइम तो है, लेकिन मैं आपने जो पॉइंट कहा कि इंडिया अलायंस आपस में कंफ्यूज है, थोड़े तितर बितर हो चुके हैं वो लोग, मगर मुझे लगता है कि जो चिट आना बंद हो गई थी डीप स्टेट की तरफ से, रोज की तरफ से, अब ये होम ग्रोन होम मेड इंडिजिनियस चिट है कि इस पे सब इकट्ठा होके इस पे जितना हो सके उतना भारी विद्रोह करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से, कश्मीर की घाटियों से खत लिख दिया है, जैसे पुराने ओल्ड टाइम पे लिखा जाता था कि नायडू और नीतीश जी को कि आप लोग कम से कम इस जो बिल है जो कि टोटली अटैक है मुस्लिम्स पे या उनके सेकुलरिज्म पे या देश की सेकुलरिज्म पे और उनके रिलीजियस उस पे कैरेक्टर पे, तो इसको आप लोग रोकिए। तो इंटरेस्टिंग एज अ युवा नेशनलिज्म ऑब्जर्व जी सर, मतलब बट उनका अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग किसी भी हालत में इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे अपने हाथ से, जाने नहीं देंगे। हाँ, कि इसको बिल्कुल, आपकी एक जो चिंता है ना, आप जो कह रहे हैं कि ये जो तितर बुतर हुए हैं, एक कॉमन ग्लू ऐसा मिल सकता है जिसपे सबके सब इकट्ठे हो सकते हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 370 निपटा दिया, राम मंदिर बना दिया, बड़े बड़े फैसले ले लिए, और तीसरे टर्म में मोदी 3.0 में जो कमिटमेंट दिखाई देता है। और रही बात इंडिया अलायंस के सामने एनडीए की ताकत की, तो ना नायडू हिल पा रहे हैं, यही तो सारा है। बिल्ली के भाग से छीका ही तो नहीं टूट रहा है भाई, ना नीतीश कुमार हिल रहे हैं ना नायडू हिल रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, जब तक ये आपके पास पहुंचेगा तब तक देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये तो तय है कि संसद के इसी सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश हो जाएगी, वक्फ का संशोधन भी पेश हो जाएगा। जिन्हें काम करना होता है उन्हें पता होता है कि कौन सा काम कब करना है। एक शेर चलते चलते आपके सामने रख रहा हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, होश अली का तो हर बात सुनी जाती है। इसको आप करी जाती है और
कराई जाती है में तब्दील कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि करने वालों को ये पता है, हमें हमारी सरकार पर और उसके काम करने के इरादे और कमिटमेंट पे कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस वाली सरकार है जिसने बड़े-बड़े काम करके दिया। और रही बात आदित्य महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी लिखने की, तो उन्होंने तो वो हाथ भी जला देने की बात की थी कि जो एक भी तिरंगा उठाने लायक नहीं बचेगा। तो ये सब तो बड़ी पुरानी बातें हैं, तब से बड़ा गंगा जमुना में पानी निकल चुका है और वो सारा पानी हमारे त्रिवेणी पर इकट्ठा हो रहा है और वहां से आगे बढ़ रहा है, जहां सनातन का महापर्व, महाकुंभ और आज बसंत पंचमी का महास्नान चल रहा है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत बधाई। आदित्य, आपको भी बधाई। और दर्शकों, इसी के साथ अब देखते हैं लैंड जिहादी सबसे बड़े वक्फ बोर्ड का खतना कब और कितना जल्दी होता है। होना तय है, इसलिए सेवैयां बनाई जाए। आदित्य, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और आदित्य को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।